सो नवीन जिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, मेरे नए दर्शकों के साथ। और जैसे कि अगर कोई भी आपका ट्विटर प्रोफाइल देखेगा तो वो जानता है, और वो उसको लिए इसके लिए बहुत सामान्य सी बात है कि आप आए दिन एक नए खुलासे करते हैं। पहले उसकी तारीख तय करते हैं और फिर वो खुलासा करते हैं। फिर वो हुआ बस, बहुत सारे ऐसे खुलासे होते हैं जो वायरल हो जाते हैं। और इसमें जो भी हाल में हम शुरुआत करते हैं, अभी हाल में जो आपका एक वीडियो वायरल हुआ है, जो कि खेल यूनिवर्सिटी वाला, जो इसका शिलान्यास भी नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए विज्ञापन आ गए और उसके लिए बड़ी बड़ी बातें हो गई, प्रेस में छप गया सब जगह कि केजरीवाल ने खेल यूनिवर्सिटी बनाई है। तो ये सारी चीजें मीडिया में क्यों नहीं आती? ये सारी चीजें आपके थ्रू कैसे आती है? धन्यवाद सुजाता जी। अच्छा लगा आपसे बात करके। शुरुआत कर रहा हूँ पहली बार में। मेरा ये कहना है कि ये काम वैसे मीडिया का है जी कि वो सब चीज़ों का खुलासा करे, पूछे, सवाल पूछे। और मैंने 3 डिकेड मीडिया में काम किया है, इससे मैं समझता हूँ कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है, क्या करना चाहिए। लेकिन आज के समय में जिस प्रकार से एक चांदी के जूते की मार के आगे मीडिया वाले बोल नहीं पाते हैं, ये बड़ा कठिन दौर है। इस समय बड़े संस्थानों को, अखबारों को, टीवी चैनलों को जो बिक सकते हैं या फिर जिनको जरूरत है पैसे की, उनको पैसा अरविंद केजरीवाल सरकार ही देता है। वो पैसा किसी और का नहीं है, वो अपने घर से नहीं कमा के देता, आपकी और मेरी जेब में से निकाल करके देता है, जो टैक्स पेयर का पैसा है। उन्होंने 1400 करोड़ रुपया कोरोना पैंडेमिक में पब्लिसिटी पर खर्च किया। 1400 करोड़ रुपया, 1400 करोड़ रुपया। बहुत, इसके अंदर जीरो कितनी लगेंगी अगर आप लगाओगे तो बड़ा संभव गिन नहीं पाएंगे कितनी है। मैं तो नहीं गिन पाऊंगा, और मैंने इतना पैसा कभी एक साथ देखा भी नहीं है। हो सकता है आपको ऐसा सौभाग्य मिला हो या फिर नहीं केजरीवाल को नहीं, तो मिला अभी तक तो मुझे भी नहीं मिला। तो 1400 करोड़ रुपया उन्होंने, जी जब 1400 करोड़ रुपए के चांदी के जूते मीडिया वालों को मारे हैं, जी। उसके आगे उनके यहाँ काम करने वाला पत्रकार असहाय हो गया, बेचारा हो गया, लाचार हो गया। वो सवाल नहीं पूछ सकता। ये नटवरलाल, दिल्ली का महाठग, जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहता है, उसने एक खेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा करी। उसके अंदर उन्होंने एक कुलपति को नियुक्त कर दिया, कन्ना महेश्वरी। सब जानते हैं, जो एथलीट हैं, कन्ना जी महेश्वरी के जी। बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। उनकी सैलरी तय हो गई साहब, उनको गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब कुछ तय कर दिया गया। और उसके बाद डिप्टी सीएम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अरे इन्होंने ये पदक जीता, इन्होंने ये मेडल जीता, इनको हम 5 करोड़ देंगे। जो ओलंपिक में जीत करके आएगा उसको 5-5 करोड़ रुपया देंगे। इतना पैसा बट रहा है यार दिल्ली के लोगों को। मैंने सोचा इतनी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, तो एक बार उसके अंदर कोई एडमिशन के बारे में पता करें। कब हम नहीं जा पाए, हमारी तो उम्र अब जाने के एडमिशन की तो मिलेगी नहीं। वैसे भी केजरीवाल की सरकारों में हमें एडमिशन मिलता नहीं है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। किसी ना किसी को तो एडमिशन मिल जाए, क्या प्रोसेस है ये पता कर लें, कम से कम ये तो जाने कि एडमिशन मिलेगा कैसे। उस जंगल में मैं गया, जो जंगल अभी जंगल ही है, घाड़ फूस भी उसके इधर से हटे नहीं है। मैंने उसमें बड़ी कोशिश करी कि यार इसके अंदर कहीं तो यूनिवर्सिटी मिलेगी। मैंने पूछा भाई साहब मैं खेल यूनिवर्सिटी, बोले यही है। मैंने कहा ये जो है, बोले यही इनका घर है इंटरनेशनल, ये स्पोर्ट्स का है, या क्रिकेट का है, ये बैडमिंटन का है, ये फुटबॉल कोर्ट है। और ये देखिए इनका बैनर लगा है, खेल विश्वविद्यालय दिल्ली सरकार। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने क्या कि एक व्यक्ति हजारों करोड़ रुपया पब्लिसिटी में खर्च कर दिया, और बिल्कुल। खेल विश्वविद्यालय की बात वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सब जगह जाकर के राजस्थान में उसके लोग बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के, देखिए हम खेल विश्वविद्यालय बनाए, सरकार ने क्या बनाया। हालांकि मैं नटवर लाल की जो मोडस ऑपरेंडी उससे मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने इस महाटक को अनेक बार एक्सपोज किया, इसलिए मैं जानता हूँ कि क्या क्या कर सकता है। तो हेलो जी जी जी। हेलो सुन पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ। लेकिन आपका वीडियो कहीं इधर से उधर हो गया, मुझे पता नहीं कैसे। अच्छा ठीक है, ओके आ गया। तो उन्होंने क्या किया, उस खेल विश्वविद्यालय मैंने जाकर के देखा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। कल गुजरात के एक चैनल ने, मैंने कल ट्वीट किया था जी कि जी, नेटवर्क 18 में, हाँ। हाँ, तो मैंने गुजरात से मेरे पास आया, मैंने देखा गुजरात के अंदर 1 लाख 1.5 लाख व्यू हो गए। मैंने पता नहीं किसने गुजराती में कौन बोल रहा है भाई, मुझे गुजराती आती नहीं, देखा तो पता चला मैं ही बोल रहा था उसमें, लेकिन वो जेन्युइन था। तो उसमें मैंने देखा कि
कंडमेश्वरी का जो घर है, वो जो एक झाड़ का बने हुए बहुत सारे पेड़ है, उस पेड़ के अंदर कंडमेश्वरी कैसे रहती होंगी सोच करके मुझे तकलीफ हुई। अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में 9 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाया है और देश की एक महिला एथलीट जिसको आपने प्रथम महिला खेल विश्वविद्यालय की कुलपति बना करके लाखों रुपए सैलरी तय करी, सुविधाएं दी, तो सुविधाएं क्या आती है? झाड़ फूक में रहेंगी, नहाएंगी क्या, कैसे खाएंगी, कैसे रहेंगी बेचारी? मुझे देख करके बड़ा कष्ट हुआ। मैंने उनको कई बार फोन लगाया, मैं उनसे जानना चाहता था कि आखिर आप इसमें कैसे जीवन व्यतीत कर रही हो कुलपति महोदय, बट उन्होंने फोन उठाया नहीं, दुर्भाग्य है, वरना वो बता देती मुझको। और ऐसी स्थिति वहां के सारे ग्राउंड की है। जो काम जमीन पर है ही नहीं, जिस जमीन पर एक ईंट नहीं लगाई उस नटवर लाल ने, उसको बिल्डर, जैसे एक बिल्डर होता है नक्शे पे फ्लैट बनाता है और दुनिया जहां में बेच देता है, अनेकों केस इस समय जब दर्ज हुए हुए, उसी प्रकार का एक बिल्डर दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बना हुआ है। उसने एक नक्शा बनाया, अखबारों में छपाया, खेल विश्वविद्यालय बना है, उस नक्शे को निकाल कर आप देखेंगे, आपको लगेगा वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनी है। हिंदुस्तान ने कभी ऐसी बनाई नहीं, लेकिन वो नक्शे में ही है। और उसमें से पता नहीं कौन से बच्चे कहां से जीत करके निकल गए, पढ़ करके निकल गए, जिनको करोड़ों रुपए दे रहे हैं। खैर वो क्लिप हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को साथ ही साथ, क्योंकि वो जरूरी है। पर नवीन जी, इससे एक चीज तो है कि ये तो एक तरह से छलावा है, हंसी आती है सुन के, जिस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को। तो ये तो, और ये पहली बार नहीं है, हमने मोहल्ला क्लिनिक की हालत देखी कोरोना का में, जहाँ पे एक बीपी भी शायद नापने की व्यवस्था नहीं है, और उसपे आप कह रहे थे कि 1400 करोड़ रुपए लगे हैं उसमें। नहीं, सुजाता जी आपने सही कहा। मैं आपको इसी के अंदर छोटी सी बात जोड़ जी देता हूँ। जी। आपको हंसी आती है क्योंकि आप दिल्ली में नहीं हो, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मुझे ग्लानि महसूस होती है जब मैं जाता हूँ बाहर, तो लोग हाथ उड़ाते हैं और कहते हैं यार आप दिल्ली से हो क्या? मैंने कहा जी। अरे कैसा सीएम चुना तुमने यार, 100 रुपए की बिजली के लिए आपने लाखों लोगों की जान खतरे में डाल दी। उस व्यक्ति ने कोरोना पैंडेमिक में जिस प्रकार से पैनिक फैलाया ऑक्सीजन को लेकर के, 4 गुना ऑक्सीजन दिल्ली में आई, उसको लेकर के मिसयूज किया, तो वो छोटे बात नहीं थी। उसके कारण 12 राज्यों के अंदर हजारों लोगों ने जान चली गई। बिल्कुल। लोगों ने अपने घरों के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर स्टोर करने शुरू कर दिए। दिल्ली में जो ऑक्सीजन की जो बनाने की 4 प्लांट थे, जो मुझे जानकारी है और भी होंगे, उन चारों प्लांट को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बंद कर दिया, उनको एनओसी नहीं दी। अरविंद केजरीवाल उस गैस पाइपलाइन के ऊपर पैर रख करके खड़े थे, उसके सामने लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। हॉस्पिटल के बाहर लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण अपने प्राण त्याग रहे थे, और उस अरविंद केजरीवाल के ठीक पीछे अमानतुल्लाह खां और मनीष सिसोदिया, ये दोनों ताली बजा रहे थे कि बहुत अच्छी जगह खड़े हो अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी मुस्कुरा रहे थे। जब मैं दृश्य देखता हूं तो मेरा खून खोल जाता है। जी। दिल्ली के लोग खून के आंसू रोए हैं, लोगों ने अपने प्राण दे दिए। और ये नटवर लाल लगातार मीडिया को खरीद करके, मीडिया में विज्ञापन दे करके अपनी पब्लिसिटी करता रहा, वही छपाता रहा। और ये चाहता ये था कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन के कारण लोग तड़प करके मरेंगे दिल्ली के अंदर, नहीं मिलेगा। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे विश्व में भारत की बदनामी होगी, भारतीयों की बदनामी होगी, नरेंद्र मोदी की बदनामी होगी। आपने नरेंद्र मोदी की बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए ना जाने कितने लोगों की जान ले ली। ये आदमी माफी के काबिल। नहीं नहीं जी, अब मैं दिल्ली में हूँ या नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, घर है मेरा दिल्ली में, तो मुझे पता है कि किस तरह के हालात थे दिल्ली में और किस तरह की भयावह स्थिति थी। डर डर का माहौल कहना बहुत एक छोटी बात है। लोग इस साए में जी रहे थे कि कहीं अपना कोई ना खो दे, क्योंकि हर घर जिससे वो बात करते उनका कोई ना कोई उसमें से उस कोरोना ने उनकी जान ले ली थी। तो ये एक तो चीज है, मतलब ये हुआ। उसके बाद पीने का जो पानी है, जो गंदा पानी आता है, अब फ्री बिजली तो आती है, पर साथ में जो एडिशनल कॉस्ट ऐड कर किया हुआ है। अभी आप बरसात में देख ही रहे हैं किस तरह से चारों तरफ जल का जमाव है दिल्ली में। तो ये सारी बातें हैं। बाकी सारी चीजें भी हैं जो बार बार ये आरोप लगते रहे केजरीवाल में कि वो सिर्फ एड मैन है, विज्ञापन देते हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। लेकिन एक चीज है, जैसे अगर 2015 से आज 2021 में हम बैठे हैं, ये सरकार भी उनकी है, तो लगभग 2 टर्म तो वो कंप्लीट करेंगे ही।
उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली में, शीला दीक्षित की सरकार। भाजपा से कहाँ चूक हो रही है? ये कमजोर कड़ी कहाँ है? क्या, क्यों भाजपा 1993 के बाद कभी भी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई? या फिर, या किधर कमी है? संगठन में कमी है, युवाओं में कमी है, किसी किसी मीडिया के रिलेशन में कमी है कि हम अपना नैरेटिव नहीं पहुंचा पाते, तभी तो दोबारा भी केजरीवाल चुन के आते हैं। आपने सही कहा। पहली बात, हमारे संगठन में कमी नहीं है, हमारे युवाओं में कमी नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं में कमी नहीं है। जो कार्यकर्ता कारपोरेशन को बहुमत से जिता करके भेजता है, जो कार्यकर्ता दिल्ली की 7 सीटें लोकसभा की पूर्ण बहुमत से और देश में सबसे ज्यादा अधिक मतों से जीतने वाली अगर सीट तो दिल्ली में ही है, कहीं और नहीं है, तो वो लोग जिता करके जो भेजते हैं, तो मेरे कार्यकर्ता तो दिल में, उनका तो मैं का सदा सम्मान भी करता हूं, और वो कभी किसी कीमत पर उनकी कोई कमी है ही नहीं जी। और हमारी, बिकॉज हम अगर मैं लीडरशिप, मेरी लीडरशिप है तो कहीं मेरे से चूक हो सकती, मेरे कार्यकर्ताओं से नहीं हो सकती। दूसरी बात, आपने 3 बातें कही। आपने कही पानी की, बिजली की, और आपने बात करी कि ड्रेनेज सिस्टम की। आपने कहा दिल्ली में बिजली कुछ फ्री मिल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली के अंदर 7,409 मेगावाट से अधिक की आज तक डिमांड नहीं हुई है। आप गूगल करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में 22,500 मेगावाट का फिक्स चार्ज वसूल करती है। उसका क्या तरीका इन्होंने अपनाया? आपके घर के अंदर अगर 5 कमरे हैं, मिडिल क्लास के लोग और बड़े लोगों में कई अपने एक्स्ट्रा कमरे भी रखते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि मेहमान आ जाए, कुछ आया, तो एसी भी लगवा लेते हैं सब कमरों में, और गीजर भी लगवा लेते हैं। और उन्होंने लगा लिया गीजर, बेशक चले या ना चले, जो इनके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो जब आते हैं वो देखते हैं, अरे आपने तो इतना ज्यादा लोड ले रखा है, आपको लोड बढ़वाना पड़ेगा। आप कंज्यूम करते हैं 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का लोड, बट आपको 10 किलोवाट, 11 किलोवाट का लोड सेंक्शन कराना पड़ेगा, वरना आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी, हैवी पेनल्टी। तो अब आदमी कंज्यूम हो रही है 4 किलोवाट की बिजली, उसने लोड का जो फिक्स चार्ज दे रहा है वो 11 किलोवाट का दे रहा है। इसी प्रकार से दिल्ली में 22,500 मेगावाट के लोड का फिक्स चार्ज अरविंद केजरीवाल वसूल। तो वो आप ये और सब हम तो लोग ठीक दे है, रहे हैं, मिडिल क्लास लोग। ये तो ठीक है नवीन दिल्ली जी। में बिजली सबसे महंगी है। नहीं दिल्ली नहीं, में बिजली मैं छह ये रुपए कह रही हूँ, 95 पैसे की, तो ये आपने सब बिजली है। की बात फ्री की कही थी, इसलिए बता रहा हूँ। ये सब है। दूसरी बात पानी की कही, मैं पानी की भी बता देता हूँ, मैं उसके बाद हाँ। आप मुझे अपने हम्म। आपने बिल्कुल करिए, क्योंकि आपके सवाल का जवाब प्रॉपर मिल जाए, मैं शॉर्ट में कोशिश करता हूँ देने के लिए। दिल्ली के अंदर पहले टैंकर माफिया में अरविंद केजरीवाल जब आए थे, तब कहते थे बहुत अधिक है, 1,000 करोड़ के आसपास का टैंकर घोटाला होता है। जी आज जी जी। 1,800 करोड़ का हो गया, 800 करोड़ बढ़ गया। दिल्ली के अंदर पानी के नए कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। आज जी 200 गज का अगर आपका मकान है, उसके अंदर आप नया पानी का कनेक्शन लेंगे तो आपको 22 लाख रुपए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कनेक्शन लेने के लिए आपको दिल्ली सरकार का पैसा जमा कराना पड़ेगा, फीस जमा कराना। 22 लाख, 22 लाख रुपए आदमी कैसे जमा कराएगा? 200 गज का, 250 गज का, जिसके बाद 25 लाख रुपए आदमी एक पानी के कनेक्शन लेने के लिए दिल्ली सरकार को पैसा देगा। 30 लाख रुपए, हजार नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे में दिल्ली के लोग कनेक्शन अप्लाई ही नहीं कर सकते। वो अप्लाई नहीं करेंगे और ये कहेगा कि देखो हमारे पास तो रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ऐसा पूरे देश में किसी राज्य में नहीं जिस प्रकार का काम इसने किया। और इसने केवल क्या काम किया है? डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट, सभी मीडिया के लोगों को जहां किससे खरीदे जा सकते हैं, उनको पैसे देकर के खरीदा, उसको लगा कि इसके बाद मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो धन्य है कि सोशल मीडिया के अंदर आजकल सब बातें हमसे लोग कर रहे हैं, वो उठा रहे हैं, वो भेज रहे हैं, तो लोगों तक फैक्ट्स भी जा रहे हैं, वरना लोगों तक तो उसकी सच्चाई भी नहीं जा सकती। तो लोग जब वोट करते हैं तो क्या वो ये सब चीजें नहीं सोचते? बहुत सारी चीजें, जब आदमी आकर के पहली बार आया, उसने ईमानदारी का बहुत बड़ा परचम लहराया। उसने कहा कि देखिए मैं सरकार बनाने के लिए आया हूँ, और सब समझते थे, मेरे परिवार के लोग भी समझते थे, यार ये तो पूरी राजनीति बदलने के लिए आया है, लोकपाल बनाने के लिए आया। ये कहता है मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, एमएलए फंड नहीं लेना चाहिए, एमपी फंड नहीं लेना चाहिए, तो इसको कोई आदमी को फंड नहीं लेना चाहिए। जब उसने ये बातें कही तो सबको लगता था कि पता नहीं ये तो मरक्कल करने वाले हैं। लेकिन किया क्या इसने? इसने एक के बाद एक सपने बेचे, लोगों को मूर्ख बनाया,
गाड़ी ली, घोड़ा लिया, बंगला लिया, सिक्योरिटी ली, बंगले में 9-9 करोड़ का स्विमिंग पूल बना रहा है, 4 करोड़ रुपए पहले अपने बेडरूम के अंदर करने में खर्च कर चुका, पता नहीं भगवान जाने कैसा बेडरूम बनाया होगा, तो वही जानता है। उसके अलावा जिस प्रकार से आज के समय में अपने एमपीओ की, एमएलओ की जितनी हैं उनकी सैलरी भी ले रहे हैं, और सैलरी अपनी बढ़ा करके 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपए महीना कर दी, टीए लगाओगे तो कई लाखों में जा रहा है। अब तो एमपीओ को मकान देने की बात करता है। तो ये आदमी ने जो कहा वो किया ही नहीं। इतना भ्रष्ट आदमी ये निकला, जिन बड़े बड़े नेताओं को गाली दिया करता था, तब समझते थे कि ईमानदार होगा। लोगों को लगा यार बड़े बड़े नेताओं को गाली दे रहा है, सच्चा आदमी। लेकिन क्या हुआ, उन नेताओं से माफी मांग ली, कुछ लोगों ने झापड़ मार दिए, इसको बराबर हो गया, नीचे वालों को जो गुस्सा आया तो, और खुद जो है बैठ कर नहीं बैठ गया, लोगों को मूर्ख बनाना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में जाकर के बोलता है मैंने दिल्ली के अंदर बाइक एम्बुलेंस लागू की हुई है, देखिए लोगों के घर तक दवाई पहुंचा रही है, और एक भी दिल्ली के अंदर बाइक एम्बुलेंस नहीं है। इसने बाइक एम्बुलेंस के नाम पर 60-70 मोटरसाइकिलें खरीदी थी, वो अपने कार्यकर्ताओं में बांट दी, कहीं नजर नहीं आती। इसी कोरोना पैंडेमिक में आपके भी रिश्तेदार, आपने बताया दिल्ली में रहते हैं, आप किसी से पूछ करके देखिए कि कहीं आपने बाइक एम्बुलेंस देखी, आपके घर में कोई दवाई लेकर के आया, आपके घर में ऑक्सीमीटर लेकर के आया, आपके घर में डॉक्टर को लेकर के आया, आपको पूछा उसने क्या हाल है? व्यक्ति ने, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको ठगाना हो। तो फिर वरना मैं कहता था लेकिन फिर अब मेरा सवाल फिर से वही आता है, तो क्यों पावर सेंटर के इतना नाक के नीचे होते हुए भी पूरे देश में मोदी की लहर, एक तरह भाजपा के गवर्नेंस की वाहवाही होते हुए भी दिल्ली क्यों दूर है? नहीं, भाजपा ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर केंद्र में मोदी की सरकार है तो दूसरे राज्यों में किसी और की सरकार नहीं आ सकती, ये संभव नहीं। लोकतंत्र है, अभी सबसे बड़ा लोकतंत्र है देश। अभी भी हम पश्चिम बंगाल के अंदर पूरी ताकत से लड़े हैं, हम 3 से 75 पे आए, हमने कार्यकर्ताओं का बलिदान दे रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल को बचाना है। लेकिन इसके बाद वहां पे ममता बनर्जी की सरकार आई, जितनी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबने सिलेंडर कर दिया। आप कांग्रेस को देखो, जिसने पिछली बार 38.2% वोट लिया था, वामपंथी दलों को देखो 32.6% वोट लिया था, बिल्कुल इन खत्म दोनों का मिला के 8% रह गया। खत्म वो हो सारा का गया। सारा वोट ट्रांसफर हो गया आम आदमी पार्टी, उसके माफ कीजिए ममता बनर्जी के पास, तृणमूल कांग्रेस में। उसी प्रकार से दिल्ली में कांग्रेस है, बसपा है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सब सिलेंडर हो गई, खत्म हो गई, गौण हो गई। और कांग्रेस का वोट परसेंट 4-6% है दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में। कभी जिसने 15 साल दिल्ली के अंदर सत्ता भाजपा से छीन करके लगातार 3 बार सरकार बनाई, तो जब सबके सब मिलकर के ये सोच लें कि नरेंद्र मोदी नहीं आना चाहिए, ये व्यक्ति को रोकना है, इस विकास के रथ को रोकना है, इस दूसरा व्यक्ति अनेकों नाना प्रकार के लालच और प्रलोभन दे रहा है, जब वो सबके सामने आते हैं तो निश्चित तौर पे लोगों को कष्ट होता है, और मैं समझता हूँ उसमें कई बार लोग भ्रमित हो भी जाते हैं। लेकिन जी। काट की हांडी है जी, अब नहीं चढ़ेगी। वो अभी जो आप जिस प्रकार से हम एक्सपोज कर रहे हैं तो लोगों तक बात पहुंच रही है, सोशल हम्म। मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों तक इस प्रकार की जानकारी जा रही है कि किस प्रकार से दिल्ली का महाठग, जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहता है, कभी कभी बेटा भी कहता है, और किस प्रकार से लोगों को लूट रहा है, किस प्रकार से लोगों को मार रहा है, उनकी सांसें रोक। चलिए, हम अगला चुनाव ये बता ही देगा कि दिल्ली के लोगों ने कुछ सीखा या नहीं सीखा। एक और चीज है, हाल फिलहाल में जब कोरोना का, क्योंकि हम बात कर रहे थे, तो ये एक तरह से पिक्चर पेंट करने की कोशिश की गई कि सेंटर और दिल्ली के बीच में बहुत खींचतान है, और किस तरह से सारा ब्लेम जो है वो सेंटर पे मरने की कोशिश की गई। हालांकि उसका पर्दाफाश हो गया बाद में, जब सुप्रीम कोर्ट तक ने ये सारी बातें करी। तो लेकिन और अभी हाल फिलहाल में जो एक वक्तव्य आया था हेल्थ मिनिस्टर का कि पूरे देश में कहीं पे भी ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, इस पे भी एक राजनीति शुरू हो गई है। मनीष सिसोदिया जी का बहुत बयान पे बयान आ रहे हैं, दिल्ली सरकार के बाकी सारे लोगों के बाकी न्यूज चैनल्स पे बयान आ रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एकदम इनसेंसिटिव है, और इसको एक एक राजनीतिक जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे आप? केंद्र सरकार ने वो बोला कि राज्य सरकारों से मिली रिपोर्ट के आधार पर ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं। केंद्र सरकार खुद जाकर के सब जगह ऑक्सीजन की दूसरे का ऑडिट नहीं कर रही है, देख नहीं रही। जी। हेल्थ 100% स्टेट मैटर है। 100% स्टेट सब्जेक्ट है।
जी। और स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, और अरविंद केजरीवाल की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि ऑक्सीजन से कोई भी मौत नहीं हुई। आप सरकार को तो झूठ बोल सकते हो, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को भी झूठ बोल रहे थे? जब इन्होंने ये दिया लिख करके, ये सबके सामने, उन्होंने अगर केंद्र सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने पढ़ दिया वो विषय जो उन्होंने लिख करके दिया, तो खुद झूठ बोलेंगे और खुद ही जो है हंगामा काटेंगे। ये तो मैंने पहली बार देखा, लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि हम तो पहचान गए हैं, देश की और दुनिया भी इसको धीरे-धीरे पहचान रही है। खुद कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई, और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाई राज्य सरकारों से मिली रिपोर्ट के अनुसार कोई ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। तो उसके बाद कह रहे हो कि राज्य सरकार क्या गलत बोल रही है। तो भाई आप ही झूठ बोल रहे हो ना, बताओ ना फिर कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन से मौत हुई। हम तो चिल्ला-चिल्ला के कह ही रहे थे कि ऑक्सीजन की पाइपलाइन के ऊपर अरविंद केजरीवाल पैर रख करके खड़े हैं। लोगों को जान-बूझ करके मार रहे हैं। 12 राज्यों में अरविंद केजरीवाल के कारण लोग मारे गए। इतना पैनिक फैलाया कि दिल्ली के अंदर लोगों के अंदर त्राहिमाम हो गया। लोगों ने ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर और सिलेंडर को रिस्टोर करना शुरू कर दिया अपने घरों के अंदर, गोदाम बनाने शुरू कर दिए। और बाद में उनको छापा मार करके जब मिले तो उनके मंत्रियों के यहाँ 700 सिलेंडर मिले। सबने देखा वो आम आदमी पार्टी के मंत्री के घर में 700 सिलेंडर का मिलना क्या काम था? वो किसको दे रहे थे? कौन सी ऑक्सीजन ले रहे थे? क्या ऑक्सीजन ले रहे थे? कैसा पेट है उनका? देवतुल्य है या राक्षस तुल्य, भगवान ही जाने किस प्रकार के लोग ऐसा खा जाते हैं। लेकिन मेरा इतना कहना है कि अरविंद केजरीवाल और वो तमाम लोग जो विपक्ष में है, वो धीरे-धीरे आज सबके सामने एक्सपोज़ हो चुके हैं। चाहे कांग्रेस हो और या फिर जो है आम आदमी पार्टी। जिस प्रकार से ये देश के लोगों को पैनिक फैला करके उनकी हत्या करने का काम कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा घातक है और सब जानते हैं, पहचानते हैं। मुझे लगता है इसका प्रतिकार तो होगा ही होगा। जी। अभी और ये शायद हमारा लास्ट सवाल होगा कि ये जो अभी पेगासस का मामला आया है, जबकि इसमें क्लैरिफिकेशन आ चुका है एनएसओ से, इसमें क्लैरिफिकेशन आ चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसमें आरटीआई फाइल करके जो जो बातें पूछी गई वो सबका जवाब दिया गया। तो हर तरह से एक तरह से क्लैरिफिकेशन है, लेकिन विपक्ष इसको पकड़ के बैठा है कि भाई ये तो सरकार है जो सबकी जासूसी कराती है। हालांकि ये कोई नहीं बता रहा कि ये जासूसी की अगर बात करने जाए तो सुभाष चंद्र बोस से लेके भगत सिंह तक के, और इंदिरा गांधी ने किस किस पे जासूसी कराई, उससे लेके राष्ट्रपति तक की फोन की टैपिंग हुई। तो इस पे कोई बात नहीं कर रहा है अभी। सारे के सारे लोग इस बारे पे कह रहे हैं कि भाई क्योंकि ये मामला ऐसा है कि अमनेस्टी ने कहा है, जो कि खुद ही देश से निकाली गई एक संस्था है, उसने कहा है, तो हमको ये बात तो माननी चाहिए क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ है। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है उसी उन्हीं कड़ियों में, जैसे कि एक किसान आंदोलन था, फिर टूल किट का मामला हुआ, फिर ऐसे ऐसे मामले आते जाते, तो क्या उसी की ये एक अगली कड़ी है? नहीं, टूल किट तो खैर आजकल कांग्रेस और उसके साथी लोग तो टूल किट पे ही काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि आपके जब आप बोलते हो तो उसके कारण बिजली का बल्ब आपका बहुत तेजी से चलता है, ये मान लेंगे सब लोग? आपकी वॉइस के लेवल से आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी आती है, ऐसा नहीं हो सकता ना। बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार से पेगासस की आप बात कर रहे हो, जिसका कोई सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान में है ही नहीं, जी। और उसके बाद भी वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। कमाल की बात है साहब। जो चीज है ही नहीं, वो कैसे रिकॉर्डिंग, उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? और उसके ऊपर जो दूसरे देशों में काम कर रहा है, उसका एक सॉफ्टवेयर एक नंबर के लिए 1 करोड़ रुपए पर डे का खर्चा लगभग के साथ है। हमारी सरकार ने तो इतना पैसा पर डे के हिसाब से कितना, तो सारा पैसा उसी में चला जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जो चीज है नहीं उसके बारे में इस प्रकार की बातें, अनर्गल बातें कर करके लोगों में भ्रम पैदा करने का काम कांग्रेस और उनके साथी बखूबी जानते हुए कर रहे हैं। और मेरे से बेहतर आपने बोला कि वो लोग टूल किट के माध्यम से कर रहे हैं। सब जानते हैं चुनाव नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, उत्तराखंड का भी चुनाव है, जी। और भी 2 राज्यों में है। तो उनको पंजाब लगता है। ये है कि हम्म। हाँ, उनको ये लगता ये है कि भाई ऐसे विषयों को लेकर के आएंगे तो शायद उन देश की जनता या उन राज्यों की जनता उनके सिंपैथी में उनको वोट दे देगी। मैं आपको 10 सेकंड के अंदर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद क्योंकि आपने कहा कि आखिरी है तो नहीं, समझ में एक लोगों और को है, आएगा। एक और मैं पूछूंगी इसके बाद।
ये अच्छा पूछ लीजिए, फिर मैं उसके साथ इसको पूरा कर दूंगा। मैं ये जानना चाहती थी, और मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जानना चाहेंगे कि ये वो केजरीवाल जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और क्या अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं, उन्हीं की पार्टी का एक सदस्य, जाने माने सदस्य जाते हैं और कहते हैं, और हर तरह का रोड़ा लगाना होता है, जैसे राम मंदिर में लगाते हैं, उस पे अलग अलग तरह के आरोप लगाते हैं। ये अलग बात है कि इनके एक भी आरोप की ना तो कभी एफआईआर होती है और ना इनको कोई सबूत होता है, बस बहस होती है। और बड़े बड़े चिट्ठे निकाल के लेके आते हैं जो सिर्फ यही देखते हैं, यही वेरीफाई करते हैं और यही जजमेंट भी सुनाते हैं। अच्छा तो मैं आपको फटाफट जल्दी से इस जी दोनों के आंसर दे देता हूँ, क्योंकि जी आपके समय में 3 ही मिनट बचे, मैं देख रहा हूँ आप कब बंद कर देंगे, उससे पहले पहले बात। नहीं नहीं नहीं, बंद नहीं मेरा ये होगा। कहना है कि सीता जी के जी एक आपने, हम सब ने एक कहानी बचपन में स्कूल में पढ़ी है कि एक टोपी वाला आता है, शहर टोपी बेचने के लिए जाता है, जंगल में बीच में वो सो जाता है। एक बार वो सो गया तो उसकी टोपी बंदर उसकी पोटली में से निकाल करके सब चले गए, लेकर के ऊपर बैठ गए, और पेड़ों पे बैठ गए। तो जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि यार बड़ा कठिन है, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी सारी सारे टोपी टप्पी तो बंदर बंदर लेकर लग। के बैठे हैं, तो मैं क्या शहर जाऊंगा, क्या बेचूंगा, घर कैसे चलाऊंगा। उसने गुस्सा आया और गुस्से में अपनी टोपी सर पे उतारी, जैसे उसने फेंक करके मारी तो बंदरों ने भी फेंक दी। उसने सारी टोपी उठाई, अपनी पोटली में डाली और बेचने के लिए चला गया। ये कहानी हम सबने पढ़ी है। मैं इसके आगे की थोड़ी सी कहानी बताऊं। जी ऐसी जो है यहाँ तक तो हो गया कि उसने टोपी, बंदर ने, उसकी आया सो रहा था तो बंदर उसकी टोपियां निकाल करके ले गए। उसके बाद उसकी आंख खुली, उसने टोपी निकाल करके फेंकी, बंदर ने नहीं फेंकी। उसने फिर टोपी उठाई, सर पे रखी, फिर फेंकी, फिर किसी ने टोपी नहीं फेंकी। ऐसे जब 3-4 बार हो गया तो एक बुजुर्ग सा बंदर नीचे आया, उसने आकर के उसके कान पे जोर से थापड़ मारा, चप्पा मारा और बोला क्या तू जानता है, तेरे घर वालों ने, पूर्वजों ने कहानी पढ़ाई है, हमने नहीं पढ़ी वो कहानी। उसी प्रकार से आज के नेताओं की स्थिति है। ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इसी प्रकार की टोपी पना पना करके डाल रहे हैं, लेकिन देश की जनता अच्छे से समझ गई है कि अब इनको वो चुनने वाली नहीं है। जब ये नीचे, जब वो आएंगे, वोट का समय आएगा तो ऐसा झापड़ मारेगी देश की जनता, राज्यों की जनता, कि जो इनकी समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या बीज बोया है। अब आपने कहा अमानतुल्लाह खान टाइप व्यक्ति के नाम ले लिया आपने, जिसका नाम भी लेना नहीं चाहता। कई बार ऐसा तो केजरीवाल का नाम लेने से मुझे टेस्ट खराब होता है, लेकिन कोई बात नहीं। इस आम आदमी पार्टी के लोगों ने, जिसने भगवान श्री राम के मंदिर में एक नए पैसे का चंदा नहीं दिया, जी जिसने सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, उसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, जो टिकट ब्लैक करता था ना, संजय सिंह, वो एमपी बना दिया। दूसरा है अरविंद केजरीवाल। ये सब लोग कहते थे अगर हमारी सरकार के अंदर में होती तो हम वहां पर अस्पताल बना देते, हम वृद्धाश्रम बना देते, मंदिर नहीं बनाते, उसकी देश में जरूरत है। लेकिन दिल्ली के सेक्टर 22 में द्वारका के अंदर अरविंद केजरीवाल अमानतुल्लाह खान को खुश करने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से एक हज हाउस बना रहा है। उसको बसाएगा, उसको रिश्तेदारों को, रोहिंग्या मुसलमानों को। मैंने इसका वीडियो बना करके अभी ट्वीट किया था कुछ दिनों पहले। लगातार बहुत से लोगों ने इस विषय पर चर्चा। आप ऑक्सीजन नहीं होने के कारण, हॉस्पिटल नहीं होने के कारण, लगातार कोरोना पैंडेमिक में चिल्लाते रहे कि दिल्ली के अंदर लैंड हमारे पास नहीं है, जमीन हमारे पास नहीं है, वरना हम अस्पताल बना देते, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा देते, हम दिल्ली के अंदर लोगों की सुविधा के लिए अनेक काम कर देते। लेकिन आप हज हाउस बनाने के लिए जगह निकाल रहे हो, एकड़ों में जगह दे रहे हो, किसके लिए दे, क्या उपयोग है उसका। तो ये आदमी सबसे ज्यादा घातक है। झूठ की बुनियाद में शुरू होता है, सुबह उठते झूठ बोलता है, रात को सोते सोते झूठ बोलता है, 24 घंटे झूठ बोलते हैं। और झूठ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, झूठ कैसे तक लोगों तक, जहन तक उतारा जाए, उसको सरल करने के लिए शब्दों की तलाश करते हैं। मीडिया को पैसा देते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म पर भी लोगों को खरीदते हैं और अपने आप को केवल छवि सुधारने के लिए प्रमोट करते हैं। हजारों करोड़ रुपया खा जाते हैं, कुछ करोड़ रुपया मीडिया और उनके लोगों पर खर्च करते हैं। इसके अलावा दिल्ली की जनता ठगी, चिंता नहीं, आजकल मैं इसकी रोज एक्सपोज कर रहा हूँ, मीडिया बना रहा हूँ, उसके सपने में भी आता हूँ, घर पे भी जाता हूँ, अंदर नहीं बुलाता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको मैं देश की दुनिया का
मोइन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका एक अलग अंदाज है, थोड़ा व्यंग है, थोड़ा सरकाजम है, लेकिन जो भी है एक दुखद सच है उसमें। क्योंकि वो जो भी ये सच आप लेके आ रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि दिल्ली की जनता को ठगा गया है। और मैं आशा करती हूँ कि आपके माध्यम से और आप जैसे सारे लोग जो लोग लगे हुए हैं ये दिखाने में कि वादों में और काम में बहुत अंतर होता है। देश की जनता देख रही है तो दिल्ली की जनता भी देखे, समझे और ये जाने कि फ्री का सामान कहीं से फ्री नहीं होता। वो आपके ही जेब से निकाला जाता है और आपके ही सांसों को रख के शायद ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ये सब चीजें जो हैं वो हुई थी, और उसका खामियाजा दिल्ली ने भुगता। और किस भयावह तरीके से भुगता कि शायद वो दिन वापस कभी दिल्ली में और कभी हमारे देश में ना ऐसी कामना करनी होती है। So thank you so much for giving me your time, थैंक यू and जी। it was absolute pleasure talking to आपको और you. आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, बहुत जय जय भारत, हिंद, वंदे जय मातरम। हिंद।